हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिस्ट्री सॉल्यूशन चैनल। पिछली कक्षा में हमने पूरा पाषाण युग पेलियोलिथिक एज के बारे में चर्चा की थी। आज हम मध्य पाषाण युग मीज़ोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि कैसे मौसम बदला और उसके साथ साथ इंसान भी बदल गया। फिर बात करेंगे उनके छोटे छोटे लेकिन जबरदस्त औजारों की, मतलब क्रांति ला दी उन्होंने। उनकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए ये भी जानेंगे। और हाँ, हम भारत की कुछ खास जगहों पर भी चलेंगे जहाँ आज भी उनके होने के सबूत मिलते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने आर्ट के जरिए अपनी कहानी बताई और कैसे आने वाली एक बहुत बड़ी क्रांति, मतलब खेती की शुरुआत के लिए स्टेज सेट किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प युग का सफर। देखिए, मध्य पाषाण युग को सिर्फ एक और पाषाण युग समझना एक बड़ी भूल होगी। सच तो ये है कि ये वो दौर था जो एक शिकारी संग्राहक से खेती और सभ्यता की तरफ जाने वाले रास्ते का सबसे जरूरी पुल था। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, मध्य पाषाण युग बिल्कुल पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच में आता है। भारत में ये दौर लगभग 10,000 ईसा पूर्व से शुरू माना जाता है। और ये सिर्फ तारीखों का बदलना नहीं था, नहीं, ये धरती और इंसान दोनों के लिए एक बहुत बड़े बदलाव का समय था। अच्छा, ये मेसोलिथिक नाम का मतलब क्या है? समझना बहुत आसान है। ये ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस, जिसका मतलब है बीच का, और लिथोस मतलब पत्थर। तो क्या बना? मध्य पाषाण युग। ये नाम ही अपने आप में बता देता है कि ये वो बीच का दौर था जब इंसान एक नए माहौल में ढलने के लिए खुद को तेजी से बदल रहा था। तो सवाल उठता है कि भाई, ये इतना बड़ा बदलाव आया तो आया कैसे? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह थी क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, हजारों साल से जो आइस एज चल रहा था वो अब खत्म हो रहा था। बर्फ पिघल रही थी, दुनिया गर्म हो रही थी, ह्यूमिड हो रही थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? जो बड़े बड़े जानवर थे जैसे मैमथ, वो बेचारे गायब हो गए। और उनकी जगह कौन आया? छोटे फुर्तीले जानवर जैसे हिरण, खरगोश। जो खुले मैदान थे वो अब घने जंगलों में तब्दील हो रहे थे। मतलब पूरी की पूरी दुनिया ही बदल रही थी। अब जब माहौल बदला तो इंसानों को भी अपने औजार बदलने पड़े। और यहीं पे एंट्री होती है इस युग के असली हीरो की, जिसका नाम था माइक्रोलिथ। तो ये माइक्रोलिथ आखिर थे क्या भला? ये थे छोटे, बेहद पैने और बहुत ही काम के पत्थर के औजार। कुछ तो इतने छोटे कि उंगली से भी छोटे, सिर्फ 1 से 8 सेंटीमीटर के। इनको बनाने की तकनीक भी काफी एडवांस थी, जिससे इन पर पूरा कंट्रोल रहता था। अब सोचिए ना, बड़े बड़े मैमथ्स तो थे नहीं, अब शिकार करना था फुर्तीले हिरण का। तो उसके लिए भारी भरकम भालों की जगह छोटे, सटीक और तेज हथियारों की जरूरत थी। ये औजार क्वार्ट्ज, जर्ट जैसे खास पत्थरों से बनाए जाते थे। और शेप्स भी बड़े इंटरेस्टिंग थे, जैसे ट्रायंगल, आधा चांद, बिल्कुल ज्योमेट्री जैसे। लेकिन सबसे बड़ी क्रांतिकारी बात तो ये थी कि इन्हें अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता था। नहीं, इन्हें हड्डी या लकड़ी के हैंडल में फिट करके तीर, भाले या फिर हंसिया जैसे कंपोजिट टूल्स बनाए जाते थे। और इसका फायदा जबरदस्त था। सोचिए, अगर नोक टूट गई तो कोई बात नहीं, पूरी चीज फेंकने की जरूरत नहीं, बस नोक को बदलो और काम पर लग जाओ। ये एक तरह का मॉड्यूलर सिस्टम था। मतलब उस जमाने के हिसाब से तो ये एक बहुत ही कमाल की सोच थी। तो जाहिर है, जब नए औजार आए और नया माहौल बना तो लोगों की जीने का तरीका भी पूरी तरह से बदल गया। चलिए देखते हैं कि वो बदलाव क्या क्या थे। सबसे पहले तो खाने पीने की आदतें बदली। अब छोटे जानवरों का शिकार, मछली पकड़ना और जंगल से खाने पीने की चीजें इकट्ठा करना, इन सब पर जोर बढ़ गया। और यहीं पर इतिहास में पहली बार जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत हुई, जैसे कुत्ते, भेड़, बकरियां। इसका सीधा असर ये हुआ कि लोग अब हमेशा इधर उधर भटकते नहीं थे, बल्कि एक जगह पर अस्थायी बस्तियां बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे और समाज में रीति रिवाज भी पनपने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें हमें पता कैसे चली? ये हमें पता चली हैं उन सुरागों से जो पुरातत्वविदों को भारत में कई जगहों पर मिले हैं। आइए कुछ ऐसी खास जगहों पर एक नज़र डालते हैं। ये टेबल आप देखिए, इस युग की पूरी कहानी बताती है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं, वहां हमें उनकी शानदार कला देखने को मिलती है। राजस्थान के बागोर से हमें पता चलता है कि उन्होंने जानवर पालना शुरू कर दिया था। गुजरात के लंघनाच में जो कंकाल मिले हैं वो उनके दफनाने के तरीकों के बारे में बताते हैं।
और उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय जैसी जगहों से तो उनके रहने सहने और उनके संघर्षों के बारे में भी पता चलता है। हर एक साइट इस बड़ी पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा सुलझाती है। एक बात और, मध्यपाषाण युग सिर्फ पेट भरने के संघर्ष का ही समय नहीं था। ये वो समय भी था जब हमारे पूर्वजों ने कला के जरिए, कल्चर के जरिए खुद को एक्सप्रेस करना शुरू किया था। जी हाँ, 1957 ये वो साल था जब आर्कियोलॉजिस्ट वी.एस. वाकणकर ने भीमबेटका की इन गुफाओं को दुनिया के सामने रखा और भारत की प्रागैतिहासिक कला का एक ऐसा खजाना मिला जो अनमोल है। तो ये पेंटिंग्स हमें बताती क्या हैं? असल में ये उस दौर में झांकने के लिए एक खिड़की जैसी हैं। इनमें आपको शिकार करते हुए लोग दिखेंगे, नाचते गाते इंसान दिखेंगे, परिवार की तस्वीरें दिखेंगी। पूरा पाषाण युग की कला से ये काफी अलग थी, ज्यादा जिंदा दिल और डायनामिक। इनमें गेरू जैसे नेचुरल मटेरियल से बने लाल और सफेद रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उस दौर के समाज की कही हुई कहानियां हैं। कला के साथ साथ एक और बहुत अहम चीज इस युग में शुरू हुई, वो थी अंतिम संस्कार की रस्में। हमें ऐसी कब्रें मिली हैं जहां शवों को एक खास दिशा में पूर्व पश्चिम की तरफ लिटाया गया है। और इतना ही नहीं, उनके साथ औजार और खाने का सामान भी दफनाया जाता था। ये क्या दिखाता है? ये इस बात का इशारा करता है कि शायद वो लोग किसी तरह के आफ्टर लाइफ में, यानी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करने लगे थे। तो आखिर में इस पूरे युग को हम कैसे देखें? इसे सिर्फ एक बीच का दौर समझना ठीक नहीं होगा। असल में ये एक बहुत बड़ी क्रांति की तैयारी का समय था। हम ये कह सकते हैं कि मध्य पाषाण युग सिर्फ एक पड़ाव नहीं था, ये तो वो वर्कशॉप थी जहां खेती की क्रांति के लिए जरूरी औजार और हुनर गढ़े जा रहे थे। जानवरों को पालना सीखना, एक जगह पर टिकना शुरू करना और अपने आसपास के माहौल को गहराई से समझना, इन्हीं सब चीज़ों ने मिलकर वो बुनियाद तैयार की जिस पर आगे चलकर खेती की महान क्रांति की इमारत खड़ी हुई। ये वो दौर था जिसने इंसान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।